नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीके स्टडी 88 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 अध्याय 7 अशोक के अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। चलिए दोस्तों, आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोशन के रुपये। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से क्रक नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए क्रक नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसे पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसे जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया, यानी क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कोटेली नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। ये हैं शेरा वाला स्तंभ, शीर्ष अशोक स्तंभ। आगे देखते हैं। वंश के बारे में ही इस बॉक्स में, तो चलिए देख लेते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। आगे देखते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने से पहले इस साइड वाले भाग को देख लेते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा रहता है। आगे देखते हैं। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। ये लाल वाले भाग में शिलालेख दिखाए गए हैं, यानी अभिलेखों के प्राप्ति स्थल लाल वाले भाग, लाल वाले बिंदु से दर्शाया गया और महत्वपूर्ण नगर ब्लैक पॉइंट से दर्शाया गया है। महत्वपूर्ण नगर थे उज्जैन, पाटलिपुत्र और तक्षशिला। उसके बाद यहाँ कंधार, शहबाजगढ़ी, कलिंग, धौली, येरगुडी, ब्रह्मगिरी, मौसकी, सन्नती, सोपारा, गिरनार, पनगुड़िया, रूपनाथ, कौशाम्बी, लोरिया, यमपुरवा, लुम्बिनी, ये सब अभिलेख के प्राप्ति स्थल हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न हैं। राज्य जो हैं साम्राज्य से कैसे भिन्न हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। सेकंड पॉइंट है, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियां से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बना कर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। तो नजराना क्या होता है, इसको हम जानते हैं। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना यानी अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। चलिए इस बॉक्स वाले पॉइंट को पढ़ लेते हैं। राजधानी में सम्राट। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। यस। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना के बारे में देखते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक राजतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और सोम जैसी चीज़ें लाकर दें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को हम लोग पहले देख लेते हैं।
कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। चलिए आगे देखते हैं। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। अशोक, एक अनोखा सम्राट के बारे में। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। आगे देखते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 पृष्ठ संख्या 68 देखो। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराब देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम साइड वाले भाग को देख लेते हैं। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हैं अशोक का धर्म क्या था, यानी धर्म क्या था। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। आगे देखते हैं। उन्होंने सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस साइड वाले भाग को। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ये हो गया देवनागरी यानी हिंदी। ये आरंभिक ब्राह्मी, ये ओ है। ये बंगला में ओ है। ये मलयालम में ओ है। मलयालम में ओ ऐसे लिखा जाता है। ये तमिल में ओ है।
चलिए दोस्तों, इस बॉक्स वाले पॉइंट को हम देख लेते हैं। इस बॉक्स वाले पॉइंट में क्या है? अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश के बारे में हम लोग जानते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों को निगाह नहीं है, विवाह है, गलती हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया गया है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं इन बॉक्स वाले पॉइंट को। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने में थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों के चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनवाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीन सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। कल्पना करो कि एज्यूमिंग पावर पर देख लेते हैं। एज्यूमिंग क्या करने के लिए कह रहा है। तुम कलिंग में रहती हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े हैं। अभी अभी अशोक के दूत धर्म के नए विचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेशवाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो। चलिए आगे देखते हैं। उपयोगी शब्द को देखते हैं। इस पाठ में कौन कौन से नया शब्द आए? तो साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और धर्म यानी संस्कृत भाषा है। इसका हिंदी अनुवाद धर्म होता है। दोस्तों, यह अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि BK Study 88 चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जवाब दे सकते हैं वहाँ पे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। इसी पाठ में कुछ महत्वपूर्ण तिथि हैं। तो एक, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट अध्याय संख्या, ये क्या है जी, इसको देख लेते हैं। ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। रेड वाले जो भाग हैं ये चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। ये ग्रीन वाले जो हैं ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे। इसके बारे में अध्याय 9 में हम लोग पढ़ेंगे, ग्रीन वाले। और ये भूरा कलर है जी, यस, ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। और रेड वाले मार्ग ये ईरान, फारस के शासकों के नियंत्रण में थे। और इस कलर वाले भाग में इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। आगे देखते हैं। मंगोलिया, चीन, तिब्बत। चलिए इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं एक बार। चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया।
दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। मानचित्र में पोडुका यानी दक्षिण भारत में ढूंढो। अरिका मीडू या यह रोमन नाम था। अध्याय 8 में आप पर लोग पढ़ेंगे। चलिए अध्याय 8 ही स्टार्ट करते हैं। आगे की बात। चलिए दोस्तों इस आगे की बात को भी एक बार पढ़ ही लेते हैं क्या है। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नई राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर यानी उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशिया लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। अध्याय 10 में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। इसके बारे में अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। अन्य शुंगों के बाद कन्नब तथा कुछ और मौर्य वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। आगे देखते हैं। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। आगे देखते हैं। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें समान स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग, व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया यानी मानचित्र 6 को देखो कि समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों, अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई। साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों पाठ को स्टार्ट करते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर का प्रवेश होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी पेंच पर कुल्हाड़ी और प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी पेंच पर कुल्हाड़ी और हाशिए जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर रहे उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। चलिए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। लोहे के औजार और खेती के बारे में हम लोग जानते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें
यानी रोज़मर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 300 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसको देख लेते हैं साइड वाले। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हाशिया, कुल्हाड़ी और सरियाँ यानी सरसरी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज़ करते हो। यस, करते हैं। खुरपी हो गया, कुदाल हो गया, कचिया हो गया, और जो कि कचिया से घास काटते हैं। लोहे का लोहिया होता है और चिंगारी होता है यानी कुल्हाड़ी होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम यानी सिंचाई के बारे में हम लोग जानते हैं। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई यानी अध्याय 5 में आप पढ़े महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। उस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। आगे देखते हैं। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों से सही वाक्यों को भरें। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किए। आगे देखते हैं। गांवों में कौन रहते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलला, साधारण हलवाहों को उनबार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर उनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम कर उन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी रहते थे। आगे देखते हैं। इस बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। इस बॉक्स वाले पॉइंट में क्या है। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संग्रह साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मधुर यानी देखो मानचित्र संख्या 7 पृष्ठ संख्या 105 के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांवों में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण और मूर्तिकला और पुरातत्व, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिनमें यह बताया गया है कि एक निर्धन
किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। आगे देखते हैं। एक निर्धन चतुराई की कहानी को देखते हैं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उससे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले मैं उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे शहर में, गांव में या फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती थी? उत्तर के कारण बताओ। अपना सकती थी, अपना भी सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं पैराग्राफ। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रोलिंग खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। आगे देखते हैं। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसे कि तुमने पढ़ा, इनमें कुछ शहर प्रकोटों से घिरे थे, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घेरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हो। भविष्य में पुरातत्वविद इसकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस सारे बॉक्स वाले पॉइंट को
हम लोग देख लेते हैं। इस साइड वाले भाग को देखते हैं। इस चित्र के बारे में है। नीचे सांची की मूर्ति कला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इनमें शहर के जीवन का एक उद्देश्य यानी दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी हैं या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी हैं? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। वेड़ी गाजा यानी भरूच का यूनानी नाम की कहानी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वेड़ी गाजा की संकरी खाड़ी के समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों ही यहाँ जहाज ला सकते थे। वेड़ी गाजा में श्राव, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुंखराज कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमदे, कर्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को हम लोग पहले पढ़ते हैं। आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर की काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। आगे देखते हैं सिक्के के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सिक्का के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानियों में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल पहले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। आगे देखते हैं। विनिमय के अन्य साधन के बारे में हम लोग जानते हैं। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लदे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी भी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों के नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छा कविता था। नगर के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नगर यानी अनेक गतिविधियों, यानी नगर में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा यानी मानचित्र संख्या 7 पृष्ठ संख्या 105 को देखो। उस पर मथुरा दिया यानी चिन्हित किया गया है। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तिकार बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अध्याय
अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे देखते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा पाठ या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और उन सभी अन्य इत्र बनाने वालों के उल्लेख भी मिलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को हम लोग पहले देख लेते हैं। इस बॉक्स वाले पॉइंट में क्या है। उत्तरी काले चमके पात्र NBPW, नॉर्थ ब्लैक PW का भूल रहे हैं जी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काले सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में हम लोग जानते हैं। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी, जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। चलिए दोस्तों, इस सूत काटने और बुनने के नियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इनमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक करके ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया
तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सूक्ष्म निरीक्षण यानी अरिकामेडू के बारे में। मानचित्र संख्या 7 पृष्ठ संख्या 105 में अरिकामेडू, जो कि उस वक्त हम देखे थे, अरिकामेडू यानी पुदुचेरी में ढूंढो। अरिकामेडू को ही पुदुचेरी भी कह देते हैं। ढूंढो। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक मुहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। साइड वाले भाग को देख लेते हैं। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इस बॉक्स वाले पॉइंट को अन्यत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मानचित्र 6 पृष्ठ क्षेत्र में रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस के और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल यानी एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही यानी सेतु, एक्वाडक्ट के जरिए सड़कें, स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। आगे पढ़ते हैं। एज्यूमिंग वाले देख लेते हैं। एज्यूमिंग वाले प्रश्न। तुम बेरीगाजा में रहते हो और पतन देखने निकले हो। तुमको क्या क्या देखने को मिला? तो आप बता सकते हैं आगे के सुझावों के अनुसार। इस पाठ में उपयोगी शब्द क्या हैं इसके बारे में लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वलय को पतन, श्रेणी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडू का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले स्टार्ट हुआ। दोस्तों, यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया है। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ।